तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा ने किस तरह से कार्य करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर संविधान सभा के गठन की बात करें तो इसका विचार सर्वप्रथम 1934 में व्यक्तिगत तौर पर एम एन रॉय को आया था। एम एन रॉय को आप लोग जानते ही हैं, भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और उसके बाद अगर पार्टी के तौर पर बात करें तो ये सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी को आया था। स्वराज पार्टी आप जानते ही हैं, 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे बात होने लगी कि संविधान का निर्माण हो भारत के लिए, कोई संविधान बने, भारत आज़ाद हो, तो इस क्रम में क्या होता है, 1942 में क्या होता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का होता है उस समय आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करता है, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव लाता है। याद रखिएगा, इस शब्द पर गौर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले संविधान निर्माण का प्रस्ताव कौन लाया? क्रिप्स मिशन लाया। कब? 1942 में। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको आउटडेटेड चेक कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि सत्ता ब्रिटेन की ही होगी, लेकिन इंडिया जो है अपने संविधान से चला सकेगा भारत को, लेकिन सर्वे सर्वा ब्रिटेन होगा। तो भारत के बड़े नेताओं ने मना कर दिया। महात्मा गांधी ने इसको आउटडेटेड चेक कह दिया, ऐसा चेक जिसकी तारीख बीत गई हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रस्ताव कौन लाया संविधान सभा के निर्माण का? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा आया। तो बात बनी नहीं। तो फिर क्या हुआ, अब ब्रिटेन ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को इंडिया को आज़ाद करना है। तो फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। कब? 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे? जो क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष थे वही स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो हैं इसके अध्यक्ष बनकर आते हैं। ठीक है, बाकी पैथिक लॉरेंस होते हैं इसमें मेंबर, और ए बी अलेक्जेंडर इसमें मेंबर होते हैं। 3 लोग होते हैं। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन आ गया। इसका मकसद क्या है? भारत में संविधान निर्माण करना और भारत को आज़ाद करना। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा संविधान सभा का। ठीक है, तब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होना है वो किस तरह से होगा कि प्रांतों की जो विधानसभा है उससे हर 10 लाख लोगों पर एक सीट डिसाइड की जाएगी। संविधान सभा जो बनने जा रही है इसमें जहाँ भी 10 लाख लोग होंगे वहाँ पर एक सीट बना दी जाएगी संविधान सभा के लिए। एक व्यक्ति वहाँ से निर्वाचन होके आ सकता है, निर्वाचित होके। तो इस प्रकार भारत में कुल सीटें कितनी बनती हैं उस समय, क्योंकि और पार्ट भी भारत के एक रहते हैं, पाकिस्तान वगैरह, तो 389 जो है सीटें उस समय बनकर आती हैं। कितनी? 389 सीटें बनती हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो है वो 24 अगस्त 1946 को घोषणा कर देती है। किस बात की घोषणा करती है? याद रखिएगा, सारी डेट्स थोड़ा आज की वीडियो में आपको डेट्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको इंक्लूड कर दिया है। तो 24 अगस्त 1946 को एक घोषणा होती है कि 2 सितंबर 1946 से जो अंतरिम सरकार है, सरकार बन रही है ना, हर जगह से निर्वाचन हो रहा है संविधान सभा के लिए। तो निर्वाचन में क्या होगा, एक तो संविधान सभा गठित की जाएगी और उसके बाद क्या होगा, एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, उसमें मंत्री और सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल भारत के जो भारत का पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए भारत सरकार की तरह एक तरह से फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई जा रही है, किस लिए? भारत की शासन सत्ता को संभालने के लिए। एक तरफ संविधान सभा बन रही है, कंफ्यूज नहीं हो गई होइएगा आप लोग। एक तरफ इस निर्वाचन से क्या होगा, एक अंतरिम सरकार बनेगी, एक क्या होगा, संविधान सभा बनेगी। तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो रहा है और जो अंतरिम सरकार बन रही है ये जान लीजिए एक तरह से अंग्रेज बना रहे हैं। ठीक है, कि भारत का सत्ता कैसे, भारत की सत्ता को अभी फ़िलहाल में कैसे संभाला जाए, जब देश आज़ाद होगा तब तो होगा ही। तो क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को ये जो है अंतरिम सरकार अपना कार्यभार संभालेगी। इस बात की घोषणा कब होती है? 24 अगस्त 1946 को घोषणा होती है कि 2 सितंबर से भाई ये जो अंतरिम सरकार है वो अपना कार्यभार संभालेगी। अब क्या होता है, कार्यपालिका बनती है, कैबिनेट एक तरह से। तो कैबिनेट में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं? वायसराय होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका कहना ये था कि भारत को अभी अनुभव नहीं है भारत के लोगों को शासन सत्ता चलाने का, तो अध्यक्ष हम रहेंगे, बाकी और नीचे के पद हम आपको देंगे। तो उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। तो देखिए यहीं पर जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बन गए अंतरिम सरकार में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से फाइनल हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ही भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें वायसराय के बाद सबसे बड़ा पद उपाध्यक्ष का जवाहरलाल नेहरू को मिल गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो अंतरिम सरकार बनती है, तो अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम सरकार बनती है इसमें मंत्रिमंडल बनता है। मैंने अभी बताया आपको, निर्वाचन हो रहा है, एक तरफ तो संविधान सभा चुनी जा रही है और एक तरफ कैबिनेट बनाई जा रही है। संविधान सभा क्या करेगी? संविधान सभा कैबिनेट। संविधान सभा क्या करेगी? ये धीरे धीरे एक लंबा टाइम प्रोसेस लगेगा, 2-3 साल इसमें संविधान बनाएगी, उसके हिसाब से फिर भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, फिर भारत अपना संभालेगा जो संभालना होगा। कैबिनेट क्यों बनाई जा रही है? कैबिनेट अभी फ़िलहाल में जो है कुछ मंत्री बनाए जाएंगे ब्रिटेन के मदद से, और वो फ़िलहाल अभी जो 2-3 साल लग रहे हैं संविधान बनने में, तब तक ये भारत के शासन सत्ता को संभालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दो चीज़ें पढ़नी है हमको, एक पढ़ना है कैबिनेट अभी फ़िलहाल का, अंतरिम सरकार, और एक संविधान सभा। तो हम लोग अंतरिम सरकार में मंत्री देख लेते हैं, ठीक है, किसको किसको कहाँ कहाँ क्या क्या की मतलब कार्य सौंपा गया। हाँ, तो चलिए देखते हैं किसको कौन सा मंत्रिपरिषद दिया गया। जवाहरलाल नेहरू का हम लोग देख ही चुके हैं, उपाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वायसराय अध्यक्ष थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को क्या हुआ? विदेश मंत्रालय दिया गया, ठीक है, और राष्ट्रमंडल दिया गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया? गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। एक तरह से उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले के समय में राजपूतों को ये कहा जाता था कि रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए कुर्बानी देते, तो रक्षा मंत्री बनाया गया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जॉन मथाई को क्या दिया गया? उद्योग और आपूर्ति मंत्री, ठीक है। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी को क्या दिया गया? शिक्षा मंत्री, ठीक है। आचार्य लोग पहले शिक्षा देते थे, ठीक है, तो राजगोपालाचारी क्या हो गए? शिक्षा में हो गए, ठीक है। C.H. भाभा क्या हो गए? कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री हो गए, ठीक है, C.H. भाभा, ठीक है। ये किससे हो गए? कार्य, खान और बंदरगाह से हो गए। राजेंद्र प्रसाद आप जानती हैं बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे, खेती बाड़ी से ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो खाद्य और कृषि मंत्री बना दिया गया इनको। असहयोग आंदोलन में ये किसान आंदोलन से ज़्यादा जुड़े हुए थे। आसफ अली को रेलवे मंत्री दे दिया गया, ठीक है, रेलवे मंत्रालय किसको दिया गया? आसफ अली को। और बाकी जगजीवन राम को क्या दिया गया? श्रम मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम वही हैं, इनकी बेटी मीरा कुमारी पहली लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, ठीक है। मीरा कुमारी का आपने नाम सुना होगा, जगजीवन राम की ही बेटी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो चीज़ें हमको पढ़नी थी, एक तो पढ़ना था कैबिनेट और एक पढ़ना था संविधान सभा। तो कैबिनेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बना। कैबिनेट का 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई कि 2 सितंबर 1946 से कैबिनेट काम करेगी। अब दूसरा हम लोग संविधान सभा पढ़ना है। अब संविधान सभा पे आते हैं, जो कि इसका मेन पार्ट है। चलिए, अब संविधान सभा क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, पहली बैठक, ठीक है। उद्घाटन अधिवेशन होता है। अब इसमें क्या होता है? वोटिंग नहीं होती, क्योंकि पहली बैठक होती है। तो क्या होता है 9 दिसंबर 1946 को, कि इसमें जो सबसे सीनियर व्यक्ति होते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको इनकी सीनियरिटी के आधार पर प्रथम जो बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है कि ठीक है, आज की बैठक के लिए फ़िलहाल सबसे उम्रदराज व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको हम लोग अध्यक्ष बना देते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? प्रॉपर वोटिंग होती है। और वोटिंग क्या होती है? सब लोग हाँ बोल देते हैं और निर्विरोध जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। किसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जा रहा है? संविधान सभा का, कि ठीक है भाई, आप ही अध्यक्ष हैं, जैसे करवाना है, जैसे संविधान का निर्माण करवाना है बताइए, ठीक है। और फ्रैंक एंथोनी को क्या करते हैं? स्थायी उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है, कि आप उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, आप उपाध्यक्ष हैं, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और फ्रैंक एंथनी उपाध्यक्ष हैं। किसके? संविधान सभा के, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। राजेंद्र प्रसाद को बोल दिया जाता है कि आप संविधान सभा में कैसे संविधान का निर्माण करवाना है, आप उसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? फ्रैंक एंथनी है, ठीक है। चलिए, अब अगली मीटिंग कब हो रही है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए। अब काम की बात करते हैं। अब अगली मीटिंग हो रही है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब जब 13 दिसंबर 1946 को अंतिम मतलब अगली बैठक हो रही है, तो देखिए 9 तारीख से बैठक शुरू हुई, तो 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 तारीख को कौन सी? पाँचवीं बैठक थी, ठीक है। कौन सी बैठक थी? पाँचवीं बैठक थी 13 तारीख को। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता रहे हैं, पाँचवीं बैठक थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जो कि एक तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ये एक तरह से इससे भारत की जो प्रस्तावना है आज के डेट में, उद्देशिका प्रस्तावना, पहला पन्ना, उसका एक तरह से निर्माण करता है उद्देश्य प्रस्ताव। और माना जाता है कि संविधान निर्माण का दर्शन है, इसी के वजह से, इसी को देखकर, इसी की परिकल्पना पे धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाता है?
डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाता है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव ले आए कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि ऐसे है वैसे है, सही है गलत है जो भी है। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जो संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। कब पारित किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को? कब पारित किया जा रहा है? 12 जनवरी 1947 को। लाए कब थे? 13 दिसंबर 1946 को। तो चर्चा वर्चा होने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया जाता है। आज की क्लास में थोड़ी डेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन तब भी मेरी कोशिश है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। 9 दिसंबर है, 2 दिन छोड़ के 11 दिसंबर, 2 दिन छोड़ के 13 दिसंबर, तो याद रहेगा आपको। 9 को पहली बैठक, 11 को स्थायी अध्यक्ष, 9 को अस्थायी अध्यक्ष, 13 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद चर्चा वर्चा हुई, फिर अगली साल जाके, क्योंकि 46 चल रहा था, 47 आ गए यहाँ, अगली साल 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया कि ठीक है भाई संविधान बनाना है, तो अब संविधान बनाने में कौन कौन सा काम संभालेगा इसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा में प्रमुख समितियां जो एग्जाम में पूछी हुई हैं, उनके अध्यक्ष हम लोगों ने पहला देखिए पढ़ा, संचालन समिति। तो संचालन समिति जो संचालन देखेगा काम का, कि कौन सा काम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का। तो जाहिर सी बात है संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। इसके अलावा इनको राष्ट्रध्वज का काम दिया गया कि झंडा भारत का कैसा होगा इसको आप डिसाइड करिए। ठीक है, राष्ट्रध्वज के अध्यक्ष भी कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बना दिए गए, जो कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखते हैं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने का, जहाँ भी संघ दिखेगा आपको इस समिति में, कभी भी संघ से रिलेटेड कोई समिति पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। देखिए संघ आ गया, संघ शब्द यहाँ पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। ऐसी 4-5 संघ बोल के समितियाँ थी, संघ नाम से 4-5 समितियाँ थी, जिनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ भी संघ आ जाए वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को मार दीजिएगा आंसर। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समिति थी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें मुख्य भूमिका प्रारूप समिति की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखते हैं, देखिए मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति और संविधान के जो संबंधित परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब इसको याद रखिए। देखिए प्रांतीय का आप कैसे याद रखेंगे? अगर भारत के एकीकरण को आप जानते होंगे तो आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एक किया, नहीं तो बहुत सारे प्रांत अलग होना चाहते थे, जैसे जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ। ठीक है, ये लोग अलग होना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक किया। ठीक है, कहीं पुलिस या कार्रवाई की तो कहीं जनमत संग्रह करवाया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह, और क्या कहते हैं, हैदराबाद में आपके पुलिस या कार्रवाई करवाई। ठीक है, तो प्रांतीय का आपको याद रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए संबंधी परामर्श समिति, अगर भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल तो एज अ उप प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो कोई भी परामर्श चाहिए होगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही लेंगे, जवाहरलाल नेहरू तो परामर्श समिति के अध्यक्ष हो गए। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। ठीक है, इनके दोनों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बहुत सारा काम हो जाता है, परामर्श समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक सब है, तो इसलिए क्या करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो इनकी समितियां होती हैं उनका कार्यभार दूसरे लोगों को दे देते हैं। किसको देते हैं? मौलिक अधिकार का कार्यभार दे देते हैं जेवी कृपलानी को, और अल्पसंख्यक समिति का कार्यभार दे देते हैं एचसी मुखर्जी को। ठीक है, याद रहेगा। देखिए मुखर्जी, इसको या कैसे आ सकते हैं, मुखर्जी बनर्जी ज़्यादातर बंगाल में होते हैं, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वगैरह काफ़ी बड़ी तादाद में है ना, इसीलिए पश्चिम बंगाल को अलग भी करके बांग्लादेश बनाया गया। और मौलिक अधिकार जो है इसको आप रखिएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, अधिकार वही दे सकता है जो दूसरे पर कृपा कर सके। ठीक है, अधिकार कौन देगा? जो दूसरे पर कृपा कर सके, तो कृपलानी मौलिक अधिकार। ठीक है, उम्मीद आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और जिस हिसाब से आप मेरी वीडियोस पे प्यार दिखा रहे हैं, पुरानी वीडियोस पे जो मैंने कल डाली थी और परसों डाली थी, और जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जिस हिसाब से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं लगातार ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंबाइन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी किसी भी एग्जाम में पूछे हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, तो प्रारूप समिति के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। देखिए काम तो 22 जनवरी 1947 से काम स्टार्ट हो गया, जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा ये डेट एग्जाम में पूछी हुई है। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, संविधान सभा B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाती है, किसका, प्रारूप समिति का, और कहती है कि आप संविधान बनाने का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गए हैं। B.R. अम्बेडकर के साथ साथ इनको अगर मिला लिया जाए और इनके अलावा 6 लोग और थे, टोटल कितने लोग थे, 7 लोग, एक B.R. अम्बेडकर और 6 लोग और, टोटल 7 लोग थे। तो आइए एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कौन कौन मेंबर थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें देखते हैं कौन कौन लोग थे। देखिए एक तो B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इसके अलावा N. गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, ठीक है, उसके बाद उसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा K.M. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो गए, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, ठीक है, N. माधव राव हो गए, जो किसके स्थान पर आए थे, ठीक है, ये आए थे B.L. मित्र के स्थान पर। B.L. मित्र की मृत्यु हो गई तो N. माधव राव आ गए। बाकी D.P. खेतान, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई D.P. खेतान की, तो बाद में T.T. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये नाम है, आप लोग इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए, इन 2 लोग आ करके हैं, आयंगर और अय्यर, ठीक है, उसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो गए, ठीक है, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, कौन, सादुल्ला हो गए, ठीक है, उसके बाद माधव मित्र, मित्र माधव, ठीक है, खेतान कृष्णाचारी, ठीक है, याद रहेगा। अम्बेडकर हो गए, अयंगर 2 हैं, अम्बेडकर हो गए, अयंगर हो गए, अय्यर हो गए, मानिकलाल कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हो गए, एक मुस्लिम समुदाय के सादुल्ला हो गए, ठीक है, माधव राव हो गए, B.L. मित्र हो गए, D.P. खेतान हो गए और T.T. कृष्णाचारी हो गए। तो थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं, देखिए संविधान सभा के कार्य देखते हैं अब, ठीक है, संविधान सभा के निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया, अब संविधान सभा के कार्य के, भाई कार्य इतना मेहनत से बनाया जा रहा है तो कार्य क्या किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। ठीक है, टोटल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन, 11 अधिवेशन। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि अपना लिया गया, अधिनियमित कर दिया गया या आत्मार्पित कर दिया गया। कोई भी शब्द मिलेगा तो समझ जाइएगा 26 नवंबर 1949 के बारे में। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान को अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया। ठीक है, तभी से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब संविधान तो बन गया है, अपना भी लिया गया है, अधिनियमित आत्मार्पित कर लिया गया है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची रहती हैं, उनको पूरा करने के लिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, इसलिए। क्यों, क्योंकि भाई संविधान सभा को, अब संविधान को देखिए लागू कब किया जा रहा है, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्रता दिवस होता है। तो गणतंत्रता दिवस में जो है संविधान को लागू करना है पूरे देश में, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक करके जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी कर ली जाती हैं। फिर संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है पूरे देश में। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि महिला सदस्य कितनी थी उस समय, 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अनुसूचित जनजाति की बात की करें तो 33 थे, अनुसूचित जनजाति के 33 लोग थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आप कुछ विविध चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखिए संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई, B.R. अम्बेडकर ने, हम पढ़ चुके हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। इनके निधन की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 में इनका दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, अब अगर संविधान निर्माण में हम देखें, संविधान निर्माण में, ठीक है, B.N. राव, जिनका पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव, इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहला प्रारूप इन्होंने ही
तैयार किया था संविधान का, ठीक है। पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रथम प्रारूप की बात की जाए तो संविधान के प्रथम प्रारूप को बी एन राव ने तैयार किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं संविधान के बारे में किसकी क्या राय थी। देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को प्रिविलेज मिलेगा। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लोगों का विश्वास है इसके ऊपर। अगर इसको राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का इस पर विश्वास है, लोग इसको आंख बंद करके वोट करेंगे। हुआ भी वही, आपने देखा कि देश की आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक कांग्रेस का देश में वर्चस्व रहा, ठीक है। उसके बाद ग्रेवेल ऑस्टिन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है संविधान सभा के बारे में? इन्होंने कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जाहिर सी बात है, कांग्रेस उस समय इतनी बड़ी पार्टी थी कि इसके बियॉन्ड सोच पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो जाहिर सी बात है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। इसको कहा है ग्रेवेल ऑस्टिन ने। और इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे जाके आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोग जैसे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए अब इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, भारत का जो संविधान की रचना हुई है उसमें संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मैंने बताया आपको, व्यक्तिगत रूप से एम एन रॉय ने दिया था और पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाया था? क्रिप्स मिशन 1942। इसमें प्रस्ताव आया था लेकिन गांधी जी ने इसको आउटडेटेड चेक करके रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाया था? क्रिप्स मिशन लाया था, ठीक है। देखिए बना था 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत, लेकिन इसका प्रस्ताव कौन लाया था? क्रिप्स मिशन लाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में जो आई थी, इसके अंतर्गत निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटन सदस्यों की संख्या जनप्रतिनिधित्व कितनी संख्या के अनुपात पर था? मैंने बताया ही था आपको, 10 लाख प्रति व्यक्ति पे था। 10 लाख की जहाँ भी जनसंख्या होगी वहाँ पर एक सीट मानी जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो तो कौन थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा पैथिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये विलियम वुड नहीं थे। तो कौन सदस्य नहीं था ये पूछा है तो विलियम वुड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, ठीक है। का सदस्य नहीं था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जानते हैं कृषि और खाद्य मंत्री थे ये। मंत्रिमंडल पूछा है, अंतरिम सरकार की बात हो रही है, कैबिनेट की बात हो रही है। राजगोपालाचारी, मैंने आपको बताया था आचार्य लोग क्या होते थे पहले? आचार्य लोग शिक्षा संभालते थे, शिक्षा मंत्री हो गए। राजेंद्र प्रसाद तो गांव किसान के थे, बिहार के थे ये, सिवान जिले के थे, कृषि में एक्टिव थे, कृषि और खाद्य मंत्री। जगजीवन राम, मैंने बताया था आपको, श्रम मंत्री। इनकी बेटी वही मीरा कुमार जो है पहली लोकसभा स्पीकर थी। राधा कृष्णन का कहीं नाम नहीं था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं से हुआ था। प्रांतीय सभाओं में जहाँ भी 10 लाख लोग थे वहाँ पर एक सदस्य मान लिया गया, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इनकी सीनियोरिटी के आधार पर, ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये सबसे, क्योंकि बुजुर्ग थे इसलिए इनको पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। संविधान सभा का उद्घाटन सभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि 9 दिसंबर को मैंने बताया ही इनको सीनियरिटी के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बना दिया गया था अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी रूप से पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था, सबसे सीनियर थे ये इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन था? मैंने बताया ही, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और उपसभापति किसे बनाया गया था? फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था, ठीक है। फ्रैंक एंथनी इसमें आंसर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर 1946 को जब पहला इसका गठन हुआ था, पहली इसकी बैठक हुई थी, उस दिन इसकी संविधान सभा की स्थापना एक तरह से की गई थी, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के दिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
संविधान सभा की पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? आपको पता ही है, 13 दिसंबर को जो 5वीं बैठक होती है 1946 में, इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। इसी के आधार पर भारत की प्रस्तावना जो है वो बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा जो थी इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, आपको पता है। इसमें 11वां अधिवेशन जो है 11 अधिवेशन में पूरा हुआ था ये। ठीक है, इसमें 11 ऑप्शन में नहीं है, तो 12 इसका निकटतम आंसर है। पीसीएस में पूछा हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक आपको पता ही है, फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी। संविधान तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, उनको 24 जनवरी 1950 को पूरा किया गया था। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को लागू करना था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करना था, इसलिए जो फॉर्मेलिटीज़ बाकी थे उनको पूरा करने के लिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कितनी ईजिली, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई है जो मैंने अभी पढ़ा है, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मैंने बताया 3 साल के करीब लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, चलिए संविधान सभा, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? हमने अभी पढ़ा, BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन इसको अपना लिया गया था, इसको अंगीकृत कर लिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। कब किया गया था स्वीकृत? 26 नवंबर 1949 को। अपना लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया। ठीक है, कुछ भी आए यह होगा। संविधान सभा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूरे देश में इस दिन लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? मैंने कहा ना, स्वीकृत, अपनाना, अंगीकृत, अधिनियमित, कुछ भी आए तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। केवल लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950, बाकी अधिनियमित, अपनाना, स्वीकृत सब 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु में हमने बताया था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 में इनकी दिल्ली मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। तो 1891, 1956 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी को ये चीज़ पता थी कि अगर कांग्रेस से एक दल के तौर पे काम करेगा तो इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और ये लगातार सत्ता में बरकरार रहेगा। इसकी वजह से और लोगों के साथ भेदभाव होगा। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी, ये ऑस्टिन ने कहा था भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, चलिए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? आपको पता ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा, 15 महिला सदस्य जो हैं संविधान सभा में थी, और जो 33 हैं वो आदिवासी थे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया ना, जहाँ भी संघ शब्द आ जाए वहाँ जवाहरलाल नेहरू आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। अब देखिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय जो है, प्रांतों को एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आंसर हो गया। आप देख रहे होंगे, आपने अगर अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति जान ही रहे हैं, BR अम्बेडकर सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। अन्य पूछा है, BR अम्बेडकर को छोड़कर तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य सदस्यों के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे? हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो ये हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गोपाला स्वामी हो गए। तो 1 और 3 अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तो नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति जो थी, यानी कि वही प्रारूप समिति, इसके सदस्य कौन नहीं थे? देखिए, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी तो थे, एक मुस्लिम सदस्य थे, सादुल्ला ये भी थे, अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा।
बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति आपने हम लोगों ने पढ़ाई इसको ध्यान से। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता समिति जो थे, नियंत्रण समिति, उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद को संचालन, ये आप कार्यभार देखिए, संचालन समिति और झंडा समिति, भारत का झंडा कैसा होगा, इसके अध्यक्ष बनाया गया था इसका। इस प्रकार हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में नीचे जाके कमेंट जरूर कर दें और बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।